हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो है मिड डे मील स्कीम के ऊपर है। तो मिड डे मील स्कीम के अंदर आपको पता है गवर्नमेंट खाना बनाती है, बच्चों को खिलाती है, क्लास 1 से 8 के बच्चों को खाना खिलाती है एक टाइम का, जिसके अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू उन लोगों को अचीव करना होता है। तो ये मिड डे मील मील स्कीम के अंदर जो खाना बनाने के लिए सामान चाहिए, उसमें दाल भी चाहिए होता है, पल्सेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू किया है, प्रपोजल दिया है स्टेट्स को, ये पल्सेस जो आप खरीदते हैं नफेद से खरीदे। तो अब इसमें प्रीलिम्स के लिए एक दो समझने लायक बात है, वो पहले समझ लेते हैं। पहला बात, ये नफेद क्या है। नफेद एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स है, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में डील करता है। ये हो गया पहला प्रीलिम्स का स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जानकारी के लिए बात यह है कि कुकिंग कॉस्ट जो आता है मिड डे मील स्कीम का, वो आता है 5 रुपए 45 पैसा पर चाइल्ड। कॉस्ट पड़ता है बाल वाटिका और प्राइमरी क्लासेस के लिए। सिमिलरली अपर प्राइमरी के लिए कॉस्ट पड़ता है 8 रुपए 17 पैसा। ये कॉस्ट आपको हल्का अवेयरनेस रहना चाहिए किस रेंज में पड़ता है। कभी कोई स्टेटमेंट आया तो एलिमिनेट करने में हेल्पफुल रहता है। नफेद का फुल फॉर्म अगर किसी को जानना तो भी यहाँ गिवन है। नफेद इज लाइक नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये 3-4 बातें आप ध्यान रखोगे तो इस आर्टिकल से और एग्जाम के लिए रिलेवेंट बात नहीं निकल पाएगा। सेम सेक्स मैरिज पे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक रिपोर्ट फाइल किया, मैंने एक अपडेट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उन्होंने बताया कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो एलिटिस्ट है और कोर्ट के परव्यू के बाहर है। एग्जाम के लिए आपको इसके ऊपर एक्सप्लेन पेज में एक डिटेल आर्टिकल है, एग्जाम में उसके लिए आप कुछ पार्ट पढ़ सकते हो, तो वही पहले देख लेते हैं। देखिए ये आर्टिकल है, इश्यूज इन सेम सेक्स मैरिज। अभी जो सेम सेक्स मैरिज के ऊपर इशू चल रहा है वो, साथ साथ में उन्होंने सेंटर का जो प्रेजेंट भी है वो प्रेजेंट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट के बारे में इन्होंने रेफरेंस दिया है। तो एक बार हम लोग की पार्ट्स देख लेते हैं। पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट क्या है कि उनको राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस नहीं मिल पा रहा है, ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। सेकंड, उनको उससे जुड़े हुए ऐसे कई सारे राइट्स, प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस है जो उनको लॉ से प्रोटेक्टेड होना चाहिए था इन द राइट टू मैरी, पर उनको वो नहीं मिल पा रहा है। सेकंड, उनको राइट टू अडॉप्शन भी नहीं मिल पा रहा है, और चिल्ड्रन थ्रू सरोगेसी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की मदद से जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए भी आपको मैरिड कपल होना चाहिए, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा है। और भी कई प्रॉब्लम्स उनको आ रहा है कि उनको राइट टू इनहेरिटेंस नहीं मिल रहा, मेंटेनेंस नहीं मिल रहा, टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिल रहा। एट द सेम टाइम स्टेट प्रोटेक्शन मिलता है, अगर स्पाउस को कुछ हो गया तो विडो और विडोवर के नाम पे चिल्ड्रन को कुछ स्टेट प्रोटेक्शन मिलता है, पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं। वो भी, उनके लिए भी मैरिज होना जरूरी है, तो सेम सेक्स कपल को वो एडवांटेज भी नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे कई सारे इश्यूज है, चैलेंजेस है, जो बेनिफिट्स है जो मैरिज के थ्रू मिलना चाहिए, तो सेम सेक्स कपल को वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये उनका इशू है। और फिर उनका की आर्ग्यूमेंट ये है कि मैरिज एक साधन है जिसके जरिए सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करता है, रेस्पेक्ट करता है और वैलिडेट करता है एज अ कपल, और ये आपको सोशल स्टेटस देता है जो लॉ के द्वारा बेस्टू किया जाता है। तो सेम सेक्स कपल को छोड़ के पूरे मैरिज के रियलम में लॉ जो है एक बर्डन प्लेस कर रहा है स्पेसिफिकली इस ग्रुप को। फिर उन्होंने इक्वालिटी के ऊपर आर्ग्यूमेंट दिया कि इक्वालिटी खाली डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्सुअलिटी अलोन पे डिपेंड नहीं करता, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइफ के हर स्पीयर पे, जहाँ पे घर, वर्क प्लेस, पब्लिक प्लेसेस सब इंक्लूडेड हो। इसके लिए स्ट्रक्चरल चेंज का जरूरत है अलोंग विद एटीट्यूडनल वंस। ये इनका पूरा कंप्लीट आर्ग्यूमेंट था। देखिए ये चीज आप आज भी पढ़ सकते हो, अब इस पे जजमेंट जब होगा उसके बाद भी डिटेल न्यूज आएगा तभी पढ़ सकते हो। पर अगर आपको इश्यूज पढ़ना है तो अभी पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये तो इश्यूज तो सेम ही रहेंगे। सेंटर का व्यू ये है, अगर कोर्ट अलाउ करता है सेम सेक्स मैरिज जैसा हम लोग ने अभी पढ़ा, तो वो जुडिशियल क्रिएशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज बनेगा, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन रहेगा जो अभी करेंटली एग्जिस्ट करता है उसके अलावा। फिर सेंटर ने बताया कि मैरिज खाली प्राइवेट स्फीयर में आइसोलेटेड नहीं है, रेगुलेशन ऑफ मैरिज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सोसाइटी का एक्सेप्टेंस जरूरी है। ये थोड़ा वैलिड सा आर्गुमेंट लग रहा है, और ये खाली कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर, जहाँ पे पूरा बॉडी पार्लियामेंट जैसा बॉडी डिस्कस करेगा, जहाँ पे रिपोजिटरी ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे सारे समाज के लोग हैं जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसके लिए बेटर सूटेड डिसीजन मेकिंग करने के लिए। क्योंकि सेंटर का आर्गुमेंट का 2 पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, 5 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। कभी कोई आर्टिकल क्वेश्चन आया 10-15 नंबर का, तो इसमें आपको 1 या 2 केस मेंशन करना ही पड़ेगा, जैसे कि लता सिंह वर्सेस स्टेट या फिर जहां वर्सेस अशोक केम, इनमें से कोई एक केस अगर आप ले लोगे, जहां पे कोर्ट ने बार बार बोला है कि एडल्ट पर्सन हैज राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ देयर चॉइस अंडर आर्टिकल 21, ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट का कंक्लूजन हो गया। सेकंड एस्पेक्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज प्रोटेक्टेड इंटरफेथ इंटरकास्ट कपल्स व्हेन दे चोज टू मैरी। 2017 का एक रूलिंग है, केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 9 जज बेंच ने बताया था कि एलजीबीटीक्यू पर्सन है, उनको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता एज बीइंग सो कॉल्ड राइट्स, बट आर रियल राइट्स, क्योंकि वो रियल राइट्स है और वो साउंड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, जिसका नाम है राइट टू लाइफ, जो कि प्राइवेसी और डिग्निटी पे बेस्ड है, एसेंस ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम को भी दर्शाता है। तो ये हो गया इस जजमेंट का आर्ग्यूमेंट।
फिर एक और तीसरा केस था नवतेज सिंह जोहार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि मेंबर्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी आर entitled to full range of constitutional rights including liberties protected by constitution। तो ये सब जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा पास्ट में सेम सेक्स कपल या फिर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के फेवर में जजमेंट दिया है, उनके पार्टनर चॉइस, उनके एबिलिटी टू फाइंड फुलफिलमेंट इन सेक्सुअल इंटीमेसीज, राइट नॉट टू सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर, ये सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अंदर इंट्रिंसिक है और प्रोटेक्टेड है। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। तो तीनों पहलू आपको अवेयरनेस होना चाहिए, इसलिए मैंने एक एक करके आपके लिए रीड कर दिया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। उसके बाद आप खुद से भी सोचोगे तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। तो इससे संबंधित एग्जाम में कोई भी जानकारी आए तो आप कुछ लिख पाओगे मेंस के अंदर। ये पूरा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आज के दिन में तीसरा आर्टिकल जो समझने लायक ये है वो है डिहाइड्रेशन। ये देखिए साइंस एंड टेक वाला पार्ट के अंदर जनरल साइंस के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है डिहाइड्रेशन के ऊपर कि डिहाइड्रेशन कैसे होता है। तो उसमें अभी रिसेंटली ये मुद्दा क्यों उठा, क्योंकि मुंबई में एक इवेंट में 13 लोग मर गए हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की वजह से और 650 लोग बीमार पड़ गए। तो उसे सीवियर कंडीशन पैदा हो गया, तो इसके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन गया। तो इसके कंटेक्स्ट में आपको डिहाइड्रेशन क्या होता है, ये किस कारणों से हो सकता है, इसके बारे में हल्का रिवीजन करना वैलिड रहेगा। अब आपको पता है रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र ने सुसाइड कर लिया, तो डेटा एनालिसिस करके पता चला कि 2018 से लेकर अभी तक 33 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जिसमें आधा से आधा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो पिछले 5 साल में इतना घटना होने के बाद, थोड़ा सीरियस मैटर होने के बाद, अभी आईआईटी काउंसिल 2 साल बाद मुलाकात करेगी और चर्चा करेगी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह सुसाइड प्रमोट होता है। तो इस पे डिस्कस करेगी कितना प्रेशर बच्चों पर पड़ता है ड्यू टू द पीयर्स और एजुकेशन, उसको रिजॉल्व करने का ट्राई किया जाएगा। तो ये एक आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ एक बड़ा मुद्दा है। इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो ये भी एग्जांपल आप डाल सकते हो। इन प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज इन इंडिया, स्टूडेंट्स सफर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड दिस मे लीड टू देम लूजिंग देयर लाइफ। ऐसा एग्जांपल आप सेंटेंस कहीं कोट कर सकते हो। और ऐसा कोई इशू रिजॉल्विंग का बात भी आता है तो आईआईटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में भी आप स्टेटमेंट डाल सकते हो। तो ये आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। ये सब देखिए, ये सब चीज जो है ना, ये सब न्यूज़पेपर में ये सब चीज आपको मिलेगा जो एग्जाम में आप लिख पाओगे। अदरवाइज आप ये मत सोचिए कि एग्जैक्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा स्टैटिक वाला, वो सब के लिए किताब अलग है। ये आपको अवेयरनेस और करंट चीज से आपका लर्निंग को लिंक करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में एडिटोरियल पेज में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो देख लेते हैं। ये आर्टिकल जो है जनरल स्टडीज 3 में इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट होता है उसके लिए रिलेवेंट है। इसके अंदर थीम क्या है? थीम है ड्रग्स। ड्रग्स से कैसे सिक्योरिटी इशू अपने कंट्री में फैल रहा है और ड्रग कार्टेल जो है उनका कितना सिग्निफिकेंट रोल है इसके अंदर। अब इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं रीड कर देता हूँ। फिर मैं ये वाला इमेज जो है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फिर ये वाला जो इमेज है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा जहां पे आप लोग इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अलग से पढ़ना भी आप लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए मैं इसको शेयर कर दूंगा। आर्टिकल में क्या बता रहा है कि इंडिया हैज बीन सैंडविच्ड, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो कि इंडिया के लेफ्ट में जो है वो गोल्डन क्रिसेंट है और राइट में इंडिया के गोल्डन ट्रायंगल है म्यांमार साइड में। तो इसके वजह से दोनों साइड से इंडिया ड्रग से भरा हुआ है। हेरोइन और मेटाएम्फेटामिन 2 ऐसे ड्रग है जो इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा फैल चुके हैं। इसमें ड्रग लॉर्ड्स काफी इन्वॉल्व है और इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट किया जाता है इंटेलिजेंस सेटअप द्वारा, यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे आईएसआई या फॉरेन बेस्ड इंटेलिजेंस ग्रुप जो इनको फंड करते हैं ताकि इनका एक्टिविटी कंटिन्यू रहे। तो इससे जो पैसा जनरेट होता है वो काफी फेनोमिनल है, ये समझने लायक बात है। जिससे क्या है, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं अपने पोरस बॉर्डर का फायदा उठा के रेबल ग्रुप्स के माध्यम से, जिनको फॉरेन स्टेट का सपोर्ट है, इलिसिट आर्म्स मैन्युफैक्चर करते हैं और सप्लाई करते हैं अंडरग्राउंड एक्टिव ग्रुप्स को। इससे इंडिया में ऑब्वियसली इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज पैदा होता है। यहाँ पे एक बड़ा जानकारी ये दिया है कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स जो है, जो प्राइमरीली एक्सटॉर्शन एक्टिविटी कैरी आउट करते थे लोकल एरियाज में, अब इस ड्रग नेटवर्क में मिल गए, इंटरमिंगल हो गए पूरी तरह से और ड्रग ट्रैफिकिंग और गन रेडिंग में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। तुरंत और बहुत सारा पैसा इन लोगों को अट्रैक्ट करता है इस एक्टिविटीज में। बट जानते हुए भी या ना जानते हुए भी ये लोग आईएसआई और खालिस्तानी एलिमेंट जो अब्रॉड में सेटल्ड है उनके टारगेट बन चुके हैं। ये हेल्प कर रहे हैं उन ग्रुप्स को अपना डिजाइन कैरी आउट करने में, इंडिया कंट्री में, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में बेसिकली। फिर कुछ स्टडीज रिवील करता है कि 62% ऑफ डार्क नेट जो है वो यूज किया जा रहा है इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग में। डार्क नेट इतना बड़ा मार्केट बन गया है जहाँ पे, क्योंकि आपका पूरा इनक्रिप्टेड सिस्टम है तो लोग उसको आपको ट्रैक नहीं कर सकते। इसके इस एनोनिमिटी और लो रिस्क के कारण जो है लोग इसमें सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व है। क्रिप्टो करेंसी और के पेमेंट के माध्यम से और डोर स्टेप डिलीवरी की वजह से इनका काम बहुत आसान हो गया आज के दिन में।
ड्रग कार्टल्स पूरे दुनिया में डार्क नेट को यूज कर रहे हैं बहुत बड़े तरीके से अपने नारकोटिक्स को ट्रैफिक करने में, स्पेशली फार्मास्यूटिकल ओपियोइड्स, सिंथेटिक ड्रग्स, जिनको लैब में मेक किया जाता है बहुत ही डेंजरस केमिकल प्रिकर्सर्स के द्वारा। ये आपको इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ इशू पता होना चाहिए कि पहले जो लोग खाली एक्सटॉर्शन या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे, अब वो ड्रग नेटवर्क का पार्ट बन गए हैं, जो कि और डेंजरस है। तो उनके डेंजर को दर्शाते हुए आर्टिकल बताया इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग डेफिनेटली एक बार रीड कीजिए। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बताया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहेगा। इसमें से 4-5 पॉइंट आप लिख लीजिए जो इश्यूज क्रिएट कर रहा है, और 2-3 पॉइंट आप लिख लीजिए जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया, जैसे कोस्ट गार्ड ने कुछ इनिशिएटिव लिया जो इस चीज को रोकने का कोशिश कर रहा है। तो ये अगर आप कर लोगे तो इस पूरे आर्टिकल का सक्सेसफुल यूज हुआ, तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया। ये टॉपिक आपको और कहीं से नहीं पढ़ना, एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। वर्ल्ड पेज में आज काम का कुछ भी नहीं है, कल ही का न्यूज का थोड़ा अपडेट है जो कि रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, नया पढ़ना। इकोनॉमी पेज में जान सकते हो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है WPI, वो थोड़ा हल्का हो गया, रिलीज हो गया है, 1.34% पे आ गया, क्योंकि मार्च का बेस इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे आप ये रीड कर सकते हो कि बेस इफेक्ट क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता होता। बेस इफेक्ट बेसिकली क्या है, जैसे कोई चीज समझ लो लास्ट मंथ कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे थी, अब वैल्यू कम है, तो अगर इस मंथ में वो वैल्यू, उस चीज का वैल्यू अगर बढ़ गया तो परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा। तो ये बेस इफेक्ट की वजह से हुआ, बिकॉज उसका पिछले मंथ ऑन मंथ अगर हम लोग चेक करेंगे तो पिछले मंथ के मुकाबले इस मंथ उसका वैल्यू सिग्निफिकेंटली बढ़ गया, और परसेंटेज हाई है क्योंकि पिछले मंथ का एब्सोल्यूट वैल्यू कम था। इस चीज को बोलते हैं बेस इफेक्ट। इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। तो बस यही था आज के न्यूज़पेपर में। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, उसको ज्वाइन करें। वहां पे एग्जाम संबंधित और भी रिलेवेंट जानकारी जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।